गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जो पहला इंपॉर्टेंट मेथड था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, उस पर हमने बात कर ली थी और उसके जो एग्जामिनेशन एमसीक्यूज थे वो भी हमने देख लिए थे। आज की क्लास में हमें अगले इंपॉर्टेंट मेथड को पढ़ना है जो कि एक अर्निंग बेस्ड मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला मेथड था वो एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड था, वो एक हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन को एज्यूम करता था। लेकिन आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो इनकम स्टेटमेंट बेस्ड मेथड है, मतलब वो अर्निंग्स को फोकस रखते हुए कैलकुलेशन करता है शेयर की, मतलब वैल्यूएशन करता है शेयर की। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपको याद होगा जब हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये सारे मेथड्स के नाम लिखवा दिए थे, और इसमें से जो ये पहला मेथड है नेट एसेट मेथड, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमें ये अर्निंग बेसिस मेथड पर बात करनी है। अर्निंग बेसिस मेथड में भी अगर आप देखेंगे तो दो मेथड्स हैं, एक यील्ड मेथड है जिसको डिविडेंड यील्ड मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। इन दोनों में से भी अगर मैं कहूं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है यील्ड मेथड, मतलब डिविडेंड यील्ड मेथड के एग्जाम में एमसीक्यू आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों मेथड में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे ही हम ये डिविडेंड यील्ड मेथड पढ़ लेंगे तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचेगा डिस्कस करने को, क्योंकि दोनों मॉडल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे ही हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम डिस्कस करेंगे तो वो डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो पहला मॉडल करते ही, मतलब यील्ड मेथड करते ही, दूसरा वाला मॉडल आप देखोगे ऑटोमेटिकली हो चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बात शायद पहले भी बताई थी, फेयर वैल्यू मेथड अपने आप में कोई मेथड नहीं है। फेयर वैल्यू मेथड बस दोनों मेथड्स को, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड को, दोनों मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन दोनों का एवरेज लेता है। क्योंकि एक मॉडल मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बेस्ड है, दूसरा वाला मॉडल इनकम स्टेटमेंट बेस्ड है। तो फेयर वैल्यू बस बेसिकली इन दोनों मेथड्स का एवरेज है। मान लीजिए हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली शेयर की 10 रुपए, और हमने जो डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंगली मान लो फिर से हमने एक वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकल के आई मान लो 15 रुपए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का एवरेज 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, अगर ऐसा करोगे तो कितना आएगा 12.5। तो 12.5 इज दी फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो फेयर वैल्यू अपने आप में कोई मॉडल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये इन दोनों मेथड्स का सिंपली एवरेज है। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये तो हमने ऑलरेडी वैसे रेशियोज में डिस्कस कर लिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में हमने वहां पर बात करी थी और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वहां पर देखे थे। हालांकि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको एक बार देख लेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, ठीक। तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अर्निंग बेसिस मेथड में। जो यील्ड मेथड है, डिविडेंड यील्ड मेथड है, उसको हम अब डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। जब आप देखोगे तो यील्ड मेथड के बारे में ये हमने कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं लिखने का वक्त आपको जैसे देता हूं हमेशा, इसके लिए भी दूंगा। अभी आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप यहां पर यील्ड मेथड का फॉर्मूला देखते हैं वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करने का, तो आपको क्या दिख रहा है, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। देखिए ये फॉर्मूला अगर मैं इसी को ऐसे बेस लेके अगर मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाना शुरू कर दूं तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे आप, लेकिन फीलिंग आएगी कि कुछ रट रहे हैं हम। और आप अभी तक मुझे जितना समझे हैं, इवन रिवीजन क्लास में भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बताऊं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, लॉजिक के साथ बताऊं, रीजनिंग के साथ बताऊं। रेगुलर बैच में तो हम प्रॉपर बहुत कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस करते ही हैं, लेकिन इवन रिवीजन क्लास में भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक बात में बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, ऐसे कि सामने वाले को ज्यादा कुछ नहीं पता, इस तरीके से बताऊं। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इस वैल्यू ऑफ अ शेयर को कंप्यूट करने के लिए मैं अब पहले ना कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी मदद से, जैसे इसमें पहले पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड लिखा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको, इसी को मेन समझना है। मतलब अगर हम ये न्यूमरेटर में जो पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम समझ जाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं जब मैं इसको लॉजिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि ये पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलता है, फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कैसे निकलता है। ये सब चीजें ना मैं अभी सीधे नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस की मदद से बिल्कुल कॉमन सेंस के लेवल पर बात करते हुए कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा और वापस फिर यहां पर आऊंगा। तो मैं अभी अभी यहां पर जो लिखा हुआ है इन सबको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं ना ही आपके साथ शेयर का वैल्यूएशन यील्ड मेथड से कैसे होता है वो भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इस मेथड को समझने के लिए जो पहले एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, मैं पहले उस पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि जैसे अगर आप मान लो नोटिंग करते हो तो आप देख लो कितनी जगह आपको छोड़नी चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर आप इतनी जगह छोड़कर जो मैं आप क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मेरे साथ साथ आप करिएगा, ठीक है।
तो आप देख लो यहां से शुरू है और इसके कुछ 4 नोट्स हैं, तो मेरे ख्याल से एक पेज इनफ रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूं जो कि शेयर के वैल्यूएशन को लेकर नहीं है, लेकिन यील्ड मेथड में जो टर्म्स यूज होंगी उसको समझने के लिए पहले वो कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ना है और मैं क्वेश्चन नंबर 25 को अभी रीड करवाऊं उससे पहले मैं फिर से एक बात बोलूंगा, आप भूल जाइए कि मैं आपको शेयर का वैल्यूएशन सिखा रहा हूं। अभी हमें मेन फोकस किस पे रखना है कि क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है, हम कॉमन सेंस के बेसिस पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कॉमन सेंस अब इतनी तो एक्टिवेट हो ही चुकी है, अगर आपने सारी रिवीजन क्लासेस देखी है मेरे साथ, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको मैं कुछ भी बोलूंगा आपको समझना है, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है और हमें बोला गया है कैलकुलेट कर दीजिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, रेशियोज में हमने डिस्कस किया और भी कई सारे चैप्टर्स में हमने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है यूज किए हैं ये टर्म। उसके बाद हमसे बोलता है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड भी निकाल दीजिए। चलिए ये 2 रिक्वायरमेंट इसकी है, हम करते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले यहां पर आपको यहां पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स दे रखा है। आप मुझे बता सकते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होता है? हाँ सर, आपने गुडविल के वैल्यूएशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एफएमपी को। एफएमपी को हमने बहुत अच्छे से गुडविल के वैल्यूएशन में सीखा था। अगर आपने गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया है रिवाइज, तो वो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो वो आप पहले देख लीजिए, वहां पर एफएमपी को हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था। अच्छा, एफएमपी को हमने लेकर एक सेंटेंस लिखा था कि एफएमपी जो है ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो एफएमपी को मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर एफएमपी लिखेंगे। एफएमपी के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, ये क्या है, फ्यूचर पैट है। कितना है फ्यूचर पैट? 1 लाख रुपए का फ्यूचर पैट है। अब आपको मैंने ये बात कई बार रेशोज में और पता नहीं कितने चैप्टर्स में बताई है कि जो ये पैट होता है ये 2 लोगों का होता है। 2 लोग कौन कौन? सर ये पैट तो मालिकों का होता है क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, सरकार को टैक्स भी दे दिया है, तो अब ये बचा है मालिकों के लिए। और मालिक मतलब कौन? प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी। इसका मतलब जो पैट होता है ये प्रेफरेंस के लिए होता है और इक्विटी के लिए होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको डे 1 ही बताया, जब हम शेयर का वैल्यूएशन जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था इस चैप्टर में जब जब शेयर बोलेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा? इक्विटी शेयर। मतलब जो हम अब दूसरा मेथड अभी डिस्कस करेंगे भी, वहां पर भी जो हम शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं वो कौन से शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं? इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी वो चाहिए ना जो इक्विटी वालों के लिए हो। प्रेफरेंस वालों की प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, उनका थोड़ी वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसका मतलब इन प्रॉफिट्स में से भी जो प्रेफरेंस वालों का हिस्सा बनता है, मतलब जो उनको डिविडेंड देना है, पहले निपटा लो भाई। पैट में से हम पहले किसको डिविडेंड दे देते हैं? प्रेफरेंस वालों को। तो मैंने कहा भाई पहले प्रेफरेंस वालों को निपटा लो। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा? सर 1 लाख का 10%, 10,000। इसको क्या बोलोगे आप? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, 90,000। और जो ये 90,000 है ये सारा का सारा किसके लिए अवेलेबल है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तभी इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसने हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंप्यूट करने के लिए कहा था, ये हमने कर दिया है। ठीक, अब जो ये इक्विटी वालों के लिए हमने कमाई करी है, हम इसमें से कुछ रिटेन करेंगे और कुछ हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं फ्यूचर में, उसी के हिसाब से कंपनी रिटेंशन करती है और उसी के हिसाब से कंपनी जो है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचती है। लेकिन 90,000 जो हमने इक्विटी वालों के लिए कमाया है, ये सारा का सारा उनको नहीं देंगे।
देखिए हमें ना अर्निंग बेस्ड मेथड में दो मेथड्स पढ़ने हैं। जो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं उसका एक और नाम क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड। मतलब ये डिविडेंड को बेस बनाकर शेयर का वैल्यू कंप्यूट करेगा। ये जो 90,000 है ये डिविडेंड थोड़ी है, सारा थोड़ी देने वाले हैं उनको, ये तो क्या है, तो अर्निंग है। जब हम इस 90,000 को बेस बनाकर शेयर का वैल्यू सीखेंगे तो वो अर्निंग कैपेसिटी मेथड हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इस 90 में से डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इक्विटी वालों को, अगर मैं उसको बेस लगा लेकर शेयर के वैल्यू को कंप्यूट करूंगा तो फिर वो डिविडेंड बेस्ड मॉडल हो जाता है। मतलब हमें अभी फिलहाल 90,000 को बेस लेके नहीं, क्योंकि हमारा पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी में वो डिविडेंड यील्ड मेथड कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए कि कितना कमाया है इक्विटी वालों के लिए, हमें क्या चाहिए कि ये जो कमाई करी है इसमें से कितना हम डिविडेंड जो है इक्विटी वालों को दे सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा इस क्वेश्चन में देखिए, हमें बताया है कि जो कंपनी है 20,000 रुपए का एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मारेगी। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी 20,000 रुपए रिटेन करेगी। नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि हम इसमें से 20,000 जनरल रिजर्व में डालेंगे, मतलब हम गुल्लक में कितना डालेंगे ये हमें बता दिया है। और बाकी जो नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि वो हमारा बांटने का मन हो, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का मन हो। मतलब इसी 90 में से कुछ रिटेंशन होगा और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब वो हमें कहता है कि हम 20,000 का इसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, भाई या तो सीधे सीधे बता देता कि इसमें से कितना डिविडेंड बांटेंगे, अगर वो बता देता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि डिविडेंड कितना बांटेंगे, लेकिन ये जरूर बता दिया कि रिटेन कितना करेंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कहीं ना कहीं रिटेंशन की ही बात कर रहा है। तो मैं अगर इस 90 में से 20 को माइनस कर देता हूं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि जो बाकी 70 है दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। अच्छा, मैं इक्विटी डिविडेंड पे ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात क्यों नहीं कर रहा, वो तो हमने माइनस ही कर दिया ऊपर। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन थोड़ी कर रहे हैं, किसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का। इसलिए हम जो अभी मॉडल पढ़ रहे हैं वो एक डिविडेंड बेस्ड मॉडल है। डिविडेंड बेस्ड मॉडल मतलब डिविडेंड भी कौन सा लेंगे, इक्विटी वालों का डिविडेंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, शेयर के वैल्यूएशन पर मैंने अभी कोई बात नहीं करी है। मैंने कहा कॉमन सेंस के बेसिस पर जो वो मांग रहा है हम बस वो निकाल के बता रहे हैं उसको। तो मैं अब इसमें से क्या कर दूं कि हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड आ जाए। मतलब जो उसने हमसे सेकंड पार्ट जो उसने हमसे पूछा है ये हम निकाल दें। तो क्या करना चाहिए सर, इसमें से आप क्या करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को माइनस कर दो। बीस हजार। ये जो है ना इसी को बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड 70,000। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी यूज कर लिया, कंप्यूट कर लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा 90,000 आया, इसका आंसर हमारा 70,000 आया। 90 70 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके आगे कुछ लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्या मतलब है, रिटेंशन कितना करना है, रिटेन कितना कर रहे हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड का क्या मतलब है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे। अब ना आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि सर हमने यहाँ पर एफएमपी से क्यों शुरुआत करी है, हमने यहाँ पर फ्यूचर का पैट क्यों लिया है। देखिए, जब मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं तो ऑफ कोर्स मैं उसका शेयर का वैल्यूएशन करवा रहा हूं। जैसे ही उस कंपनी का शेयर आप खरीद लेते हो तो जानते हो आप उस कंपनी के मालिक बनने जा रहे हो। तो आप जब मालिक बनोगे तो आपको तो प्रॉफिट फ्यूचर में होंगे ना। भाई पास्ट में उस कंपनी ने जो कमाया सो कमाया, पास्ट में तो आप मालिक थे ही नहीं। आप तो उस कंपनी के मालिक आज बनोगे तो आपको तो प्रॉफिट फ्यूचर में शेयर होंगे ना। इसलिए शेयर का वैल्यू निकालते वक्त आप किस प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होगे, पास्ट की फ्यूचर। फ्यूचर। दुनिया वाले बोलते हैं कि एशियन पेंट्स ने, रिलायंस ने अपने शेयरहोल्डर को माला माल किया, बहुत रिटर्न दिया, ये दिया वो दिया। अरे भाई पास्ट में दिया था ना,
आज जब मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मैं उसकी पास्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं, मैं उसके फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसका शेयर खरीदूंगा। फ्यूचर में वो कंपनी क्या अर्निंग्स कमाएगी, क्या उसका प्रोस्पेक्ट है, उसको दिमाग में रखते हुए मैं शेयर का वैल्यू कंप्यूट करूंगा। इसलिए हम यहां पर फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड है। किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो ना आप, तो वो कंपनी फ्यूचर में क्या कमा के देगी उसी बेसिस पे तो आप शेयर का प्राइस दोगे। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ना उसने एफएमपी ना लिखकर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है। आप मुझे बताइए एफएमपी भी क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, फ्यूचर में होने वाला पैट मतलब क्या कि आप प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेड पैट बेसिकली एफएमपी का ही दूसरा नाम है। मैं आगे इस क्वेश्चन को पढ़ूं, फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि हम अभी शेयर का वैल्यूएशन नहीं सीख रहे हैं। शेयर के वैल्यूएशन में जो टर्म्स अभी यूज होंगी मैं पहले उसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये बात आपको याद होगी। चलिए, उसके बाद हमें टैक्स रेट दे रखा है। अब टैक्स रेट का हालांकि यहां पर कोई यूज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें तो पहले से ही पैट पता है ना। पैट मतलब टैक्स तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो जब टैक्स ऑलरेडी माइनस किया हुआ है हम क्या करेंगे टैक्स रेट का? हाँ, यहां पर अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा होता फिर इसका फिर भी हम यूज कर सकते थे। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 20%। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क जो मेनली है ना वो इसी चीज का है। पिछला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपको सीधे सीधे रुपीज में दिया हुआ था। इस बार लेकिन रुपीज में नहीं दिया हुआ, इस बार हमें एज परसेंटेज दे रखा है। अब यहां एक गलती हो सकती है बच्चों से, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल में ये जो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज करके दी। उसके बाद हमें यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखा है और हमें क्या कंप्यूट करने के लिए बोला है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और दूसरा हमसे बोला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। मतलब वही चीजें जो हमने अभी अभी कंप्यूट करी थी वापस से वही कंप्यूट करना है। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहां पर एक्सपेक्टेड पैट लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड पैट हमें 5 लाख रुपीस का दे रखा है। पैट 2 लोगों का होता है तो आपको पता ही है। इसमें से फिर क्या करें? प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दो क्योंकि हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें यहां पर 3 लाख रुपए की दे रखी है और उसका 10% अगर हम कंप्यूट करेंगे तो 30,000 रुपीज आता है। ये हमारा हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। $4,70,000। उसके बाद ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना परसेंट है? 20%। 4,70,000 का 20%। ये लिख के ना आप काटिएगा ऐसे, ये बेवकूफी नहीं करके आनी है। पहले आप इसको ऐसे लिख के काटिए। 20% 4,70,000 का बिल्कुल भी नहीं कंप्यूट करना है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात हुई, हमने तो 470 का 20% कंप्यूट करके आंसर भी निकाल दिया था और आपने लास्ट में आके कहानी बदल दी। देखो, अगर सारे ही बच्चे इस पॉइंट को ठीक कर लेते तो मैं ये डिस्कस ही नहीं करता। भाई इस पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है तभी तो मैं यहां पर इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो फाइनली अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये 20% जो है वो किसके ऊपर अप्लाई करें अगर 470 पर अप्लाई नहीं करना। देखो, आप मुझे पहले ये बताओ, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना चाहिए या फिर हम ये कहें कि कितना रिटेन करना चाहिए, ये बात कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टर लोग डिसाइड करेंगे? सर, डायरेक्टर वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। भाई शेयर होल्डर थोड़ी सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली जो ग्राउंड लेवल पर बिजनेस संभाल रहे हैं वो डायरेक्टर लोग हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन डायरेक्टर में कोई शेयर होल्डर भी हो, लेकिन अगर मैं ये पूछता हूं कि बिजनेस कौन संभाल रहा है तो वो डायरेक्टर है। तो ये बात ज्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? सर, ये बात तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर तो बिजनेस वही संभाल रहे हैं। तो उन्हीं को ज्यादा बढ़िया से पता होगा कि अपने फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब हमें प्रॉफिट जो हमने कमाए हैं उसमें से कितना रिटेन करना चाहिए, ये बात कौन सोचेगा और कौन बताएगा? सर, ये तो डायरेक्टर ही अच्छे से बताएंगे। अच्छा, अब जो डायरेक्टर होते हैं,
जब साल खत्म होता है और वो जब प्रॉफिट बता रहे होते हैं, देखो हमने प्रॉफिट इतना कमाया, तो डायरेक्टर लोग समझा जाता है कि मालिकों को एड्रेस कर रहे होते हैं, देखो मालिकों तुम्हारे लिए इतना प्रॉफिट कमाया है। और एकेडमिकली जब हम बोलते हैं मालिक, तो मालिक में कौन होता है? मालिक में इक्विटी भी होते हैं और प्रेफरेंस भी होते हैं। तो जब डायरेक्टर मालिकों को बताएंगे कि तुम्हारे लिए इतना कमाया, तो वो कौन से वाले प्रॉफिट की बात करेंगे? पैट। और वैसे भी मैंने ये बात शायद पहले भी कई टॉपिक्स में बताई है, कई चैप्टर्स में बताई है, कि अगर मान लो आप किसी न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हो कि इस कंपनी ने इतना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, या किसी फाइनेंशियल मैगजीन में या किसी बिजनेस न्यूज चैनल में अगर ये बात सुनते हो कि इस कंपनी ने इतना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो नेट प्रॉफिट से मतलब हमेशा पैट से होता है। मतलब डायरेक्टर लोग हमेशा पैट के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर को बात कर रहे हो, शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं, और शेयर होल्डर में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होते हैं। तो सोचो, बीइंग अ डायरेक्टर, मान लो मैं मेन जो मैं हूं, मैं वो डायरेक्टर हूं जो सारे शेयर होल्डर को एड्रेस कर रहा है, मेरे सामने इक्विटी भी बैठे हैं, प्रेफरेंस भी बैठे हैं, और मैं बोल रहा हूं देखो तुम्हारे लिए इतना कमाया है, तुम्हारे लिए कितना कमाया है। हमारे इस एग्जांपल में मैं क्या बोलूंगा? देखो शेयर होल्डर, तुम्हारे लिए हमने 5 लाख कमाए हैं, लेकिन ना हम इस 5 लाख में से 20% जो है गुल्लक में डालेंगे, मतलब जनरल रिजर्व जो है हम 20% बनाएंगे, क्योंकि हमें बिजनेस के फ्यूचर नीड्स के लिए चाहिए। मतलब डायरेक्टर लोग ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमने शेयर होल्डर को कमा के दिया है, उसका कुछ हिस्सा हम गुल्लक में डालने वाले हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये 20% हमेशा और हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होगा? नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। पिछले क्वेश्चन में ये हमारे दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो रुपीज में दे रखा था, रुपीज में दे दिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर जनरल रिजर्व का परसेंटेज हमें गिवन है, तो ये परसेंटेज हमेशा किस पर अप्लाई होगा? पैट के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्टर लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट रोकना है। और डायरेक्टर लोगों को लगता है हमने जो कमा के दिया है वो पैट कमा के दिया है, क्योंकि डायरेक्टर लोग शेयर होल्डर्स की बात कर रहे होते हैं, और शेयर होल्डर में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है, जहां तक एकेडमिक्स का सवाल है। प्रैक्टिकली तो छोड़ो ना, प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादातर कंपनियों के प्रेफरेंस शेयर दिखेंगे ही नहीं, तो वहां तो पैट सारा का सारा इक्विटी वालों के लिए होता है। लेकिन एकेडमिकली हम इक्विटी प्रेफरेंस दोनों की अगर बात कर रहे हैं, तो पैट मतलब हम दोनों को एड्रेस कर रहे हैं, इक्विटी को भी प्रेफरेंस को भी। तो अब डायरेक्टर बोल रहे हैं देखो तुम्हारे लिए इतना कमाया है, लेकिन इतना परसेंट हम इसमें से रिटेन कर लेंगे। तो कभी भी अगर आपको जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर दे रखा है परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? पैट के ऊपर। अब मुझे पूरा विश्वास है आपको लग रहा होगा कि सर इस पे अगर आप नोट भी लिखवा दोगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं लिखवा दूंगा, इसी के नीचे नोट भी लिखवा दूंगा इस बात का। तो इस 20% को हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है? मैं यहीं पर ही लिख भी देता हूं। 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। अब फिर से वही बात है, इक्विटी वालों के लिए कमाई कितनी करी है? 470 की। इसमें से रोकेंगे कितना? 1 लाख। तीन सत्तर का हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसने हमसे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मांगा था 470, और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कितना हो गया? 370। 470 370, डी इज द आंसर। तो ये एग्जांपल मैंने बेसिकली, जो ये क्वेश्चन है मैंने करवाया ही सिर्फ इसलिए था ताकि आपको ये बता सकूं कि अगर हमें ये बताया हुआ हो कि जनरल रिजर्व हमें इतना परसेंट ट्रांसफर करना है, तो वो परसेंटेज जो है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी पर अप्लाई ना करके किस पर अप्लाई करेंगे? जो कंपनी ने प्रॉफिट मालिकों को कमा के दिए हैं। और जब हम बोलते हैं मालिकों को कमा के दिए हैं, इसका मतलब हम इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए जो कमाई करी है वो पैट होती है। तो 100 बात की एक बात, इस परसेंटेज को हमेशा हमें पैट के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो मैं इसको नीचे एज अ नोट यहां पर लिखवा भी देता हूं। when amount to be transferred to general reserve is given in percentage, comma,
then such percentage is applied on पैट या फिर क्या बोले एफएमपी। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन में हमें फिर से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमें टैक्स रेट दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है और फिर से हमें जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है। फिर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इस बार हमसे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड मांगा है और साथ में हमसे इस बार रेट ऑफ डिविडेंड मांगा है। ये हमसे यहाँ पर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा हम देख लेंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम शुरुआत पैट से ही करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेक्टेड पैट ले रहे हैं। एक्सपेक्टेड पैट का मतलब एफएमपी हमारा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 2 लाख रुपए दे रखा है। इस 2 लाख में से हम प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दे देंगे, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है 10,000, और ये हमारा 1,90,000 आ जाएगा। ये 1,90,000 क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमें क्या निकालना है, इक्विटी वालों के लिए कमाई नहीं, इक्विटी वालों के लिए डिविडेंड कितना हम बांट सकते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो हमें कंप्यूट करना है। तो इनमें से कितना रिटेन करेंगे, इन प्रॉफिट्स में से कितना रिटेन करेंगे, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हमें परसेंटेज दे रखा है। वो माइनस कर देंगे तो इसका मतलब बचा हुआ जो है हम कह सकते हैं कि इक्विटी डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है। तो माइनस कर देंगे यहां पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 1,90,000 का 20% ऐसे फिर से लिख के एक बार काट दीजिए ताकि बाद में आपको याद रहे अच्छे से। और हमें ये किसका कंप्यूट करना है, 2 लाख का 20% कंप्यूट करना है, मतलब पैट का 20% लेना है। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड 1.5 लाख। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि हमने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कंप्यूट कर दिया, 1.5 लाख रुपए आ रहा है ना, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है जहां पर हमें रेट ऑफ डिविडेंड को कंप्यूट करना है, मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखवाता हूं फिर उसको लॉजिकली बताऊंगा। देखो अरे तो फॉर्मूला बड़ा ऑब्वियस था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है जिसमें हमें रेट ऑफ डिविडेंड कंप्यूट करना है, मैं कह रहा हूं उसका ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का लॉजिक मैं आपको भी दे रहा हूं। हम लेते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड को और डिवाइड करते हैं उसको पेड अप इक्विटी कैपिटल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमें यहां पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कितना है 1.5 लाख रुपए है, और हमारा पेड अप इक्विटी कैपिटल हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 10 लाख रुपए दे रखा है ना, ये रहा ना 10 लाख रुपए, तो 1.5 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारा 15% आता है। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। फिलहाल पहले आंसर हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड हमारा 1.5 लाख है और रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 15% है, तो 1.5 लाख और 15% तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब मुझे आपको ये रेट ऑफ डिविडेंड के फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है कि ये फॉर्मूला क्या है। इसको नोट करना है तो आप प्लीज कर लीजिए, और मैं यहां पर बना रहा हूं ये एक डब्बा, इस डब्बे में बात करते हैं अब कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए अपने पेन छोड़ के आप ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनिएगा। देखो मैं आपसे सिंपल, फिर से मैंने कहा ना कॉमन सेंस के लेवल पर बात करते हैं तो बात ज्यादा बेहतर समझ में आती है।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप इक्विटी डिविडेंड निकाल के बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि इक्विटी डिविडेंड निकालना हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आप कहोगे सर डिविडेंड निकालना है तो हमें भाई जैसे इंटरेस्ट निकालना होता है तो इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए होगा? मान लो डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालना है तो दो चीजें चाहिए होती है, क्या? डिबेंचर का अमाउंट और डिबेंचर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो। अगर 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 लाख का 10% निकालोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख रुपए। ऐसे ही अगर मान लो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होता है तो क्या करते हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और उनके डिविडेंड के रेट को लेते हो। भाई यही दो चीजें होती है ना, इन दोनों की मदद से आप निकाल देते हो। ऐसे ही यहां पर इस बार मुझे इक्विटी डिविडेंड निकालना है तो इक्विटी डिविडेंड कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, क्योंकि भाई जैसे आपने इंटरेस्ट डिबेंचर का निकालने के लिए डिबेंचर का वैल्यू यूज किया, प्रेफरेंस का डिविडेंड निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज किया, तो इक्विटी डिविडेंड निकालने के लिए क्या यूज करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि इक्विटी डिविडेंड कैसे निकालोगे तो आप क्या कहोगे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? जो भी डिविडेंड का रेट है, इक्विटी डिविडेंड का जो भी रेट है। अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं जैसे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है और डिविडेंड का रेट 15% है, ठीक है ना? तो 10 लाख का 15% निकालने पर 1.5 लाख आता है ना भाई। 10 लाख का 15% निकालोगे तो 1.5 लाख आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें डिविडेंड कितना बांटना है या फिर हम डिविडेंड कितना बांट सकते हैं, मतलब डिविडेंड देने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, ये हमको पता है। इक्विटी डिविडेंड मतलब क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, ये आपको पता है 1.5 लाख रुपए। आपको ये भी पता है कि आपकी शेयर कैपिटल कितनी है। तो मेरे को जिस कैपिटल पर डिविडेंड देना है वो दोनों चीजें पता है। मुझे ये भी पता है कि मैं डिविडेंड कितना दे सकता हूं। भाई फ्यूचर में कितना दोगे वो अलग बात है, हम यहां पर सारे एस्टिमेशन लगा रहे हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट सोच रहे हैं, फ्यूचर में इतना इतना होगा, वो सब वो एग्जैक्टली हो सकता है चीजें कुछ अलग निकले, पर वैल्यूएशन करने के लिए हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तभी सबके आगे आप देखोगे पॉसिबल वर्ड लगा हुआ है, एक्सपेक्टेड वर्ड लगा हुआ है, ऐसे वर्ड लगे हुए हैं। चलिए अब हम कह रहे हैं भाई देखो फ्यूचर में हम जो कमाई करेंगे उसमें से डिविडेंड बांटने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो 1.5 लाख रुपए का है। और डिविडेंड किस पर बांटोगे? भाई इक्विटी डिविडेंड की बात हो रही है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल पर बांटोगे ना, तो शेयर कैपिटल पता है हमें। तो क्या आप इस 1.5 लाख की मदद से और 10 लाख की मदद से रेट ऑफ डिविडेंड नहीं निकाल सकते क्या? भाई वैसे हम जनरली क्या करते हैं, हमें कैपिटल पता होता है और रेट ऑफ डिविडेंड पता होता है, दोनों की मदद से हम डिविडेंड निकाल देते हैं। इस बार हमें 3 में से दूसरी 2 चीजें पता है, तो जो 2 पता है तो तीसरे तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने कितने चैप्टर्स में देखा है बार बार। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि क्या मैं इसी की मदद से ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? यही तो करना है। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो आप देखिए आपने यही तो किया है। जो मैंने आपको रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला लिखवाया है, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला लिखवाया है, वो क्या लिखवाया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। हमने पहले यही निकालना सीखा कि हमें कैसे निकालना है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। फिर उसको डिवाइड कर दिया किससे? पेड अप इक्विटी कैपिटल से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया रेट ऑफ डिविडेंड। और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, आप डिविडेंड किस पर बांटोगे? कैपिटल पर, तो कैपिटल को रखा नीचे और इस कैपिटल पर जो दोगे डिविडेंड को रखा ऊपर। तो डिविडेंड अपॉन कैपिटल करके ऑफ कोर्स क्या आना है? रेट ऑफ डिविडेंड तो आना है। मैं अगर आपको डिबेंचर का अमाउंट बता दूं 10 लाख रुपए और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस 10 लाख पर मैं 1 लाख का ब्याज दूंगा, तो ब्याज का रेट निकालना मुश्किल थोड़ी है। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करना, आ गया ब्याज का रेट। ठीक है, सही, रेट ऑफ डिविडेंड भी आ गया। नोट कर लो इसको अब आप। अब क्वेश्चन नंबर 28 फाइनली वो क्वेश्चन है जिसकी मदद से मैं आपको शेयर का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। मतलब यहां पर अब हम एक्चुअली में वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करना सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन हालांकि हमारे ही इंस्टीट्यूट का पास्ट का एक क्वेश्चन है, जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कभी पहले हुआ करता था तब का ये क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। तो अब ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। हमारे एग्जाम में अगर मैं और भी क्वेश्चन देखूं, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के देखूं, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे ना वो पहले कभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर ही आए थे, उसी में से एक्सट्रैक्ट निकाल के इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बनाया। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो भले ही डिस्क्रिप्टिव में आया था, लेकिन इसमें से ही एक्सट्रैक्ट निकाल के हमारा इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बना सकता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन इसलिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है करना, क्योंकि मैं इसी के थ्रू
शेयर के वैल्यू का लॉजिक जो है, जो हम फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे, वो भी हम सीख जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 28 को पहले रीड कर लेते हैं। कहता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10,000 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑल दी शेयर्स आर फुली पेड अप, ठीक है जी। Average annual profit of the company, average annual profit of the company after providing depreciation but before taxation is rupees 25 lakhs. It is considered necessary to transfer 1,25,000 to general reserve before declaring any dividend. मतलब यहां पर जनरल रिजर्व में हमें कितना ट्रांसफर करना है वो बेचारे ने सीधा रुपीज में ही दे दिया, मतलब हमारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करी परसेंटेज में देके। सर मुसीबत क्या, परसेंटेज में दे भी देता तो हमें तो पता ही है अब किस पर अप्लाई करता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। रेट ऑफ टैक्सेशन कितना दे रखा है, 50% दे रखा है। फिर यहां पर कुछ और भी बातें लिखी हैं जो बेसिकली शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आएगी। तो ये मैं अभी लाइन फिलहाल बस ऐसे ही पढ़वा देता हूं, आगे जाके इसको यूज करेंगे। Normal rate of return expected by investors on the equity share from the type of business carried on by the company is 20%. From the above information, calculate the following. सबसे पहले हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, फिर बोला है रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए, और फाइनली हमें बोला है वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर कंप्यूट करने के लिए। पहले दो पार्ट्स तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, तो पहले दो पार्ट्स तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी आपको। मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए वहां पर टैक्स रेट देना उसका यूजलेस था, क्योंकि उसने सीधे सीधे हमें पैट दे रखा था। यहां टैक्स रेट देना उसका यूजफुल है, यूजलेस नहीं है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि इस बार उसने हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर टैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या लिखता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज लिया है। और आप मुझे बताओ एफएमपी कैसे निकलता था, एवरेज करके तो निकलता था। हम पास्ट के ही प्रॉफिट लेते थे, उसका एवरेज कर देते थे। अब हमें कोई और एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी, वरना हम एवरेज प्रॉफिट लेते थे, मतलब एवरेज प्रॉफिट लेने से पहले हम हर साल के प्रॉफिट को यूज करके हम पहले वो 4 एडजस्टमेंट करते थे। एफएमपी की कैलकुलेशन तो याद ही होगी, हमने गुडविल के वैल्यूएशन में सीखी थी। तो यहां सीधा एवरेज एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब ये जो हमें दे रखा है एफएमपी बिफोर टैक्स दे रखा है, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट को ही एफएमपी मान लेते हैं अगर हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। पर आपको अगर एफएमपी का कैलकुलेशन याद हो तो वहां पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फ्यूचर गेन, फ्यूचर कॉस्ट, एफएमपी बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स, ऐसे कुछ करते थे। पर यहां पर क्योंकि एवरेज एनुअल प्रॉफिट के अलावा हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो हम इसी को ही क्या मान लेंगे, एफएमपी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स क्यों, क्योंकि बिफोर टैक्सेशन प्रॉफिट दे रखा है। तो चलिए हम शुरुआत जैसे करते थे वैसे ही करते हैं। आप एफएमपी बिफोर टैक्स लिख लो या पीबीटी लिख लो, बात एक ही है। 25 लाख रुपए का हमारा पीबीटी है। टैक्स का रेट हमें 50% दे रखा है, तो 12.5 लाख रुपए तो हमने सरकार को दे देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफएमपी, और या फिर इसको सिंपली पैट भी बोल सकते हैं आप, 12.5 लाख रुपए। इसके बाद क्या करोगे, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दोगे। प्रेफरेंस वालों की कैपिटल कितनी है, सर 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, इसका मतलब 10 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, और 14% का डिविडेंड रेट है। तो 10 लाख का 14% कितना होगा, 1,40,000। ये हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, 11,10,000। ध्यान रखें ये इसने हमसे नहीं मांगा है, इसने हमसे क्या मांगा है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। ये क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड के लिए हमें अगर अर्निंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से जितना रिटेन करेंगे वो माइनस करना पड़ेगा। रिटेन कितना कर रहे हैं इसमें से, 1,25 का अमाउंट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इसका मतलब वो रिटेन कर रहे हैं, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 9,85,000। 9,85,000 का मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्यूट कर लिया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, है ना, ए पार्ट हमारा हो गया। अब इसने हमसे सेकंड पार्ट में क्या मांगा है, इसको आप कह दो ये हमारा ए पार्ट है ना। सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या बोला है कंप्यूट करने के लिए? रेट ऑफ डिविडेंड। अब जो ये प्रॉफिट अवेलेबल है, मतलब हम अगर मान के चले कि हम ये सारा डिविडेंड दे देंगे, तो डिविडेंड किस पर दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पर। नहीं, क्योंकि ये इक्विटी डिविडेंड के लिए है, तो ये इक्विटी डिविडेंड तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी देंगे ना। तो रेट निकालने के लिए क्या करें, इसको मतलब 985 को डिवाइड कर देंगे किससे? इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो आपको क्योंकि फॉर्मूला याद रहे इसलिए आप फॉर्मूला पूरा लिखिएगा। और ना देखो, हमें ना यहां पर वैसे ये रेट ऑफ डिविडेंड बोला है, पर हम अभी जब शेयर ऑफ वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो इस रेट ऑफ डिविडेंड को हम नाम देंगे पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड। ये आगे पॉसिबल वर्ड क्यों लगा देते हैं? क्योंकि सारी बातें फ्यूचर की हो रही है ना भाई। फ्यूचर में पता नहीं ये मुनाफे होंगे भी कि नहीं होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, और पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है कि डायरेक्टर लोगों को लगे कि ज्यादा पैसा और रोकना चाहिए या कम डिविडेंड बांटना चाहिए या ज्यादा डिविडेंड बांटना चाहिए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए हम जो वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड से ठीक पहले पॉसिबल, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक। तो यहां पे हालांकि रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है, पर जब हम अभी फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर हम पॉसिबल वर्ड लगा देंगे, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो 985 पेड अप इक्विटी कैपिटल देखो कितनी है अभी सर? पेड अप इक्विटी कैपिटल हमारी हो जाएगी 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो 20 लाख की हो गई ना कैपिटल, है ना। 2 लाख 20 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। चलिए बताइए कितना आ रहा है? 49.25% आ रहा है, 49.25% आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए। ये 2 पार्ट तो हमने सीखे ही थे अभी पिछले क्वेश्चंस में। अब यहां पर एक और जो पार्ट हमें कंप्यूट करने के लिए बोला है, और वो है वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को तो हम वाइंड अप कर देते हैं। वैल्यू ऑफ अ शेयर में फॉर्मूला लगा के निकलवा देता हूं, और फिर उस फॉर्मूला को हम लॉजिकली समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये कैसे हमें शेयर का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम शेयर का वैल्यू का फॉर्मूला लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर इस फॉर्मूला को के लॉजिक को समझेंगे, इस फॉर्मूला के लॉजिक को समझेंगे। तो आप अब लिखिएगा सी वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल्स टू possible rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid up value per share into paid up value per share, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना दे रखा है? 49.25%, ठीक, ये हमें दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, पर हमें ये नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स तो दे रखा है 20%। जब हमें सीधे सीधे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ना दे रखा हो,
तो जो भी नॉर्मल रिटर्न अगर कोई और दे रखा होता है तो फिर हम वो मान लेते हैं कि वही नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी है, ऐसा हम मान के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पर वो कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। अभी जब मैं फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर करूंगा तो ये सब बातें भी बोलूंगा। तो 20% हम लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। ध्यान रखें, एक शेयर का पेड अप वैल्यू मतलब इक्विटी शेयर जो हमारा है उसका एक शेयर का वैल्यू पूछा है और वो 10 रुपए है। तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए कि कितना आ रहा है, फिर मैं इसका लॉजिक भी क्लियर करूंगा आपको। मुझे पहले ये बताइए कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 24.625। तो हमारे यहां पर फिलहाल तो हमने तीनों आंसर्स निकाल दिए हैं। पहला हमारा आंसर कितना आया है 985, ए पार्ट का हमारा आंसर कितना है 985, बी पार्ट में हमारा आंसर कितना है 49.25% और सी पार्ट में हमारा आंसर कितना है 24.625। आप देखिए ये तीनों कौन से वाले ऑप्शन में है, 985, 49.25 और 24.625। मुझे तो ए आंसर ठीक लग रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ना ये क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है। तो अब आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं जो ये शेयर का जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला जो ये कैसे आया मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि इस फॉर्मूला से कैसे शेयर का वैल्यू कंप्यूट हो गया। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके फॉर्मूला पर अब बात करता हूं। अब ना मैं एक एग्जांपल की मदद से डिविडेंड यील्ड मेथड से कैसे शेयर का वैल्यू कंप्यूट होता है उसका लॉजिक आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं। तो हो सके तो प्लीज अपने पेन छोड़ के ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा। देखिए मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैंने एक बेस एग्जांपल में माना है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो हमारी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना हो गया 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर का पेड अप वैल्यू है, तो हमारी टोटल पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए की हो जाती है। और मान लीजिए कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 20% का किया है। ये बात शायद मैंने पहले भी कई टॉपिक्स में बताई है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी हमेशा उस जो डिविडेंड डिक्लेरेशन रेट को फेस वैल्यू पर अप्लाई करती है, ठीक है ना। ये बात आपको मैंने बता रखी है। अब सपोज मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे डिविडेंड का अमाउंट निकालना है, तो मेरे पास ना डिविडेंड का अमाउंट निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि मैं 10 लाख पर सीधे सीधे 20% अप्लाई कर दूं, मतलब जो हमारी पेड अप इक्विटी कैपिटल है मैं उसके ऊपर सीधे सीधे 20% अगर अप्लाई कर दूंगा तो ये 2 लाख रुपए आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये भी है कि मैं पहले डिविडेंड पर शेयर निकाल लूं। जिस तरीके से टोटल कैपिटल पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करने से टोटल डिविडेंड आता है, ठीक ऐसे ही अगर मैं एक शेयर के वैल्यू पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करूंगा तो एक शेयर का डिविडेंड आएगा। फिर से बोलता हूं, अगर मैं टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करूंगा तो टोटल डिविडेंड आएगा। अगर एक शेयर के वैल्यू पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करूंगा तो एक शेयर का डिविडेंड आएगा। तो एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपए। अगर मैं 10 रुपए का 20% लेता हूं तो 2 रुपए आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा डिविडेंड पर शेयर। और फिर मैं यहां पर भी डिविडेंड निकाल सकता हूं। भाई 2 रुपए अगर एक शेयर का डिविडेंड है तो 1 लाख शेयर पर कितना डिविडेंड होगा। 1 लाख शेयर है, हर एक शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड देंगे तो 2 लाख रुपए आएगा। मतलब दोनों ही तरीकों से अगर आपने देखा डिविडेंड का अमाउंट तो सेम ही आया ना। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमारा जो शेयर का वैल्यू का फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड मेथड में वो ये है। क्या फॉर्मूला है, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब ध्यान से जितना मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं आप सिर्फ उतने पर फोकस कीजिएगा। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि मान लीजिए इन 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 दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो मुझे सोच के बताइए क्या आएगा। पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड मतलब रेट ऑफ डिविडेंड को अगर मैं पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करूं, पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए। जैसे अभी अभी आपने देखा अगर मैं 10 रुपए के ऊपर मतलब जो एक शेयर का वैल्यू था उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड को अप्लाई कर रहा था, 20% अप्लाई कर रहा था, 10 का 20% 2 रुपए आया था और 2 रुपए क्या था डिविडेंड पर शेयर। अरे बड़ी ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक शेयर के वैल्यू पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करोगे तो एक शेयर का डिविडेंड आएगा। मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर हमारा जो
ये आता है, वो डिविडेंड पर शेयर आता है। अगर मैं पेड अप वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दूं डिविडेंड के रेट से तो डिविडेंड पर शेयर आएगा। मैंने ना आपके लिए वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने आपके लिए वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब अब हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बड़ा भयानक सा लग रहा था। मैंने अब आपके लिए थोड़ा तो सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने आपके लिए अब इस फॉर्मूला को क्या बना दिया, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अब क्योंकि हमें यहां पर वैल्यू ऑफ अ शेयर निकालना है, एक शेयर का वैल्यू निकालना है, तभी आप देखिए हम यहां पर एक शेयर के डिविडेंड को ही बेस ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है शेयर का वो भी एक ही शेयर का तो निकालना है। इसलिए जो हमने डिविडेंड बेसिस लिया है वो एक ही शेयर का बेसिस लिया है, एक ही शेयर का डिविडेंड लिया है। यहां पर भी हम जो ले रहे थे एक ही शेयर का वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू ऑफ अ शेयर निकालना है वो भी एक ही तो शेयर का निकालना है। तो पहले अब मुझे क्लैरिफाई करें कि आपको यहां तक समझ में आई है बात जो मैंने अभी बताई है, सिंपल सी बात बताई है अभी। ये बात सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई, ये बताने के लिए कि जब हम एक शेयर के वैल्यू पर डिविडेंड का रेट अप्लाई करते हैं तो एक शेयर का डिविडेंड आता है। तो यही हुआ। अगर मैं रेट ऑफ डिविडेंड को पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या देगा, हमें डिविडेंड पर शेयर देगा। और अब हमारा फॉर्मूला बन गया डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अब मैं फर्दर बात अपनी करने जा रहा हूं, अब ध्यान से प्लीज सुनते जाइएगा फर्दर। और वैल्यू ऑफ अ शेयर multiplied by normal rate of dividend is equals to dividend per share। अब सर ये क्या लिखवाया आपने, अब ध्यान से फाइनल पड़ाव, हमारा फॉर्मूला यहां से डिराइव हो जाएगा। अब आप अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कंपनी भले ही डिविडेंड डिक्लेयर करती होगी अपनी फेस वैल्यू पर मैं अगर किसी कंपनी से डिविडेंड एक्सपेक्ट करूंगा तो मैं तो उसी वैल्यू पर करूंगा ना जिस वैल्यू पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। फिर से बोलता हूं, कंपनी भले ही अपना डिविडेंड फेस वैल्यू पर देती होगी, पर अगर हम अपनी बात करें एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, तो मैं किस वैल्यू पर डिविडेंड एक्सपेक्ट करूं, मैं तो उसी वैल्यू पर डिविडेंड एक्सपेक्ट करूंगा जिस वैल्यू पर मैं शेयर खरीद रहा हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर सपोज 100 रुपए पर खरीदते हो। कितने पर खरीदते हो, 100 रुपए पर खरीदते हो। और आपकी जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है एज एन इन्वेस्टर वो सपोज है 5% की। कितनी है, 5% की। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड एक्सपेक्ट करोगे ना, तो आपको डिविडेंड कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, 5 रुपए का। भाई मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और मेरी एज एन इन्वेस्टर जो डिविडेंड की रेट की एक्सपेक्टेशन है वो 5% है। मैंने यहां पर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन क्यों ली है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, जो ये शेयर का वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। इसलिए हम यहां पर जो ये रेट ऑफ डिविडेंड ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ले रहे हैं वो डिविडेंड का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड बेस्ड फॉर्मूला है ना। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे रखा होगा, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा, कोई बात नहीं, हम मान के चलेंगे ठीक है, हाँ वही रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी है। भाई शेयर होल्डर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, वो या तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के नाम से दे देगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से दे देगा, या कोई और नॉर्मल रिटर्न बोल के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी देगा हम वो यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर 2-3 तरह के नाम लिखे हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये डिविडेंड बेस्ड फॉर्मूला है और इसलिए हमें यहां पर डिविडेंड का ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देना है। ठीक, अब मैं आपको यहां पर ये 3 बातें बोली, मैंने ऊपर जो बोला सो बोला। अब यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक इन्वेस्टर जो है जिस वैल्यू पर शेयर खरीदेगा उस वैल्यू पर ही वो अपना एक रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं आपको शेयर का वैल्यू बता दूं, मैं उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बता दूं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो डिविडेंड पर शेयर आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। लेकिन हमें यहां पर डिविडेंड पर शेयर थोड़ी निकालना है। डिविडेंड पर शेयर तो हम निकाल लेंगे, डिविडेंड पर शेयर तो हमारे फॉर्मूला में इनबिल्ट है। जैसे ही हम पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड लिखेंगे, जैसे ही हम पेड अप वैल्यू पर शेयर लिखेंगे, तो डिविडेंड पर शेयर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब इसकी टेंशन नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इसकी भी टेंशन नहीं है। हमें तो क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोलेगा, हमें तो क्वेश्चन वैल्यू ऑफ अ शेयर निकालने के लिए बोलेगा। मतलब वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डिविडेंड पर शेयर को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कुछ भी दे रखा होगा उससे डिवाइड कर देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप डिविडेंड पर शेयर को ध्यान से अगर देखो तो कैपिटलाइज कर रहे हो। आपने मेरे साथ डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर भी रिवाइज किया है, डिविडेंड पॉलिसी का डिटेल रिवीजन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, सारे के सारे एग्जाम एमसीक्यूज मैंने वहां करवाए थे। वहां हमने वॉल्टर मॉडल डिस्कस किया था, और वॉल्टर मॉडल अगर आपको याद हो, मैंने ये जो वहां पर हमने अर्निंग पर शेयर को स्प्लिट करके कैपिटलाइज किया था, डिविडेंड अलग कैपिटलाइज किया था और रिटेन अर्निंग अलग कैपिटलाइज किया था। और ये कैपिटलाइज करने का क्या मतलब होता है ये मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। कहां पर? जब हमने डिविडेंड पॉलिसी को रिवाइज किया था। तो कैपिटलाइज करने का बेसिकली क्या मतलब है, जो एसेट से रिटर्न आता है, भाई आप अगर मान लो किसी एसेट से 5 रुपए का रिटर्न अगर ले रहे हो, और ये रिटर्न अगर आपको परसेंटेज में भी दे रखा हो, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन मान लो 5% है, तो 5 को अगर 5% से डिवाइड कर दोगे तो आप करके देख लो कितना आएगा, 100 रुपए तो आएगा। 5 को अगर 5% से डिवाइड कर दोगे तो 100 रुपए आएगा। मतलब आप अगर देखो डिविडेंड पर शेयर इज व्हाट, आपकी एक्सपेक्टेशन रुपीज में, और ये क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन परसेंटेज में। तो अगर मैं रिटर्न को और रिटर्न के परसेंटेज को डिवाइड कर दूंगा तो वो जिस एसेट का रिटर्न है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ ऐसे समझ लो, अगर आप इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करोगे, मान लो आपका 100 रुपए का डिबेंचर पर आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है और 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 10 को 10% से डिवाइड करने पर 100 रुपए आएगा ना, तो आपकी डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिविडेंड को डिविडेंड के रेट से, मतलब जो हमारी डिविडेंड को लेकर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उससे डिवाइड करूंगा तो हमारा शेयर का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं अगर आपको बताता हूं कि सपोज मैं किसी शेयर से ना 50 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और जो मेरी रिटर्न को लेकर एक्सपेक्टेशन है, मैं जो इस शेयर से परसेंटेज में रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं वो मान लो 10% है, तो ये शेयर का दाम कितना रुपए होना चाहिए? 500 रुपए होना चाहिए। भाई अगर मैं ये शेयर 500 रुपए का खरीदूंगा, क्योंकि मेरी 10% की एक्सपेक्टेशन है, तभी मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, तभी मुझे 50 रुपए मिलेंगे। अब होता क्या है कि आप ऐसे शेयर का वैल्यू निकाल देते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेयर का वैल्यू हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंप्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी कंप्यूट करेंगे। मैं अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैंने पहले शेयर का दाम निकाल दिया, मेरे हिसाब से आया कि इस शेयर का दाम 500 रुपए होना चाहिए। 500 रुपए क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी एक्सपेक्टेड है कि 50 रुपए का डिविडेंड बांटेगी और मेरा रिटर्न को लेकर एक्सपेक्टेशन 10% का है, तो इस शेयर का दाम 500 रुपए होना चाहिए। ये मैंने पहले कंप्यूट कर लिया, ये मेरे दिमाग में एक फेयर प्राइस निकल के आ गया। अब मैं देखूंगा स्टॉक मार्केट में, अब मैं देखता हूं अच्छा ये शेयर तो लेकिन यार 600 रुपए का मार्केट में चल रहा है। अगर मैं ये शेयर 600 रुपए में खरीद लेता हूं तो जानते हो कंपनी तो मुझे 50 रुपए का डिविडेंड बांट देगी। मार्केट में ये शेयर 600 रुपए का चल रहा है, मार्केट में ये शेयर 600 रुपए का चल रहा है, तो 50/600 अगर करोगे तो मेरे को तो 8.33% का रिटर्न मिलेगा। इस शेयर का आइडियल प्राइस 500 होना चाहिए। अगर इसका प्राइस मार्केट में 500 के ऊपर चल रहा होगा मैं ये शेयर नहीं खरीदूंगा। मतलब अगर मान लो ये शेयर मार्केट में 600 रुपए का मिल रहा है तो मुझे 10% मिल ही नहीं पाएंगे, मैं ये शेयर नहीं खरीदूंगा। अगर मान लो मार्केट में इसका प्राइस 450 रुपए चल रहा है, तो 450 रुपए चल रहा है फिर तो बढ़िया चीज है, फिर तो पक्का पक्का खरीद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 रुपए मेरे को कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनी तो डिविडेंड फिक्स देगी, तो मैंने निकाल लिया, एक्सपेक्टेड सही लेकिन निकाल दिया। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इसका 450 रुपए चल रहा है तो 50 रुपए तो 450 रुपए अगर मिलेंगे तो रिटर्न तो फिर मेरे को 11.11% का मिलेगा, 11.11% का मिलेगा, मेरी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होने के लिए इस शेयर का जो आइडियल प्राइस है वो कितना होना चाहिए मार्केट में? 500 रुपए। अगर 500 भी है मैं ये शेयर खरीद लूंगा, 500 से कम है फिर तो पक्का ही खरीदूंगा, क्योंकि कंपनी तो मुझे 50 रुपए डिविडेंड के नाम के देगी। अगर मुझे 500 से शेयर सस्ता मिलता है तो इसका मतलब मेरी रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा, 10% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये शेयर मार्केट में 500 रुपए से महंगा ट्रेड हो रहा है फिर मैं ये शेयर खरीदने से परहेज करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये शेयर महंगा खरीदूंगा तो मुझे मेरा जो नॉर्मल रिटर्न है वो नहीं मिल पाएगा। कई बार आप देखते हो बुल रन में जो शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, और बेयर रन में जब बेयर फेज होता है तो सारे अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो
अब मेरे ख्याल से आपको ये रीजनिंग समझ में आ गई होगी। मैं आपसे सिंपली मैंने क्या किया, पहले मैंने इस फॉर्मूला को आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया और मैंने फिर इसी फॉर्मूला को तो लेकर यहां पर मैंने क्या बोला, ये वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला है। मैंने कहा अगर मैं इस वैल्यू ऑफ अ शेयर को नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। अब आपको यही सोचना है कि मैं अगर मान लो 100 रुपए का ये शेयर खरीदूंगा और मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 5% की है, तो मुझे डिविडेंड कितना मिल जाना चाहिए, 5 रुपए। अब मेरे को यहां पर इन तीनों चीजों में से हमें क्या कंप्यूट करना है, शेयर का वैल्यू। तो शेयर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डिविडेंड पर शेयर को नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से डिवाइड कर दो। और अगर आपने डिविडेंड पॉलिसी मेरे साथ किया है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये बेसिकली हमने क्या किया है, डिविडेंड को कैपिटलाइज किया है। डिविडेंड को कैपिटलाइज करके शेयर का वैल्यू निकाला है। ऐसा करते हैं ना, अब आपको लिखने का वक्त दे देते हैं। आपको मैंने ये लिखने का वक्त नहीं दिया था। ये लो, सेकंड मेथड हमारा यहां से शुरू था, डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर जिसको हम यील्ड मेथड कह रहे हैं। पहले हमने यहां पर क्या किया है, वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला लिखा है और इसी से अब आपने देख लिया वैल्यू ऑफ अ शेयर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मैं पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड को और पेड अप वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। बेसिकली डिविडेंड पर शेयर को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखो नोट नंबर 1 क्या लिखा है, ये रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आता है, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये बातें मैंने अभी समझाई पीछे। अच्छा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कैसे आता है, हम एफएमपी लेते हैं, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस करते हैं। हमें ज्यादातर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का ही परसेंटेज दे रखा होता है, लेकिन अगर कोई और रिजर्व भी बना रखा है तो वो भी माइनस कर देंगे और ये बचा हुआ क्या होगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। इसी की मदद से हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। और उसके बाद हमने कहा अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, एनआरआर तो दे रखा होगा वो यूज कर लेंगे। अगर एनआरआर और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड दोनों दे रखा होगा फिर तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिविडेंड बेस्ड मॉडल है। उसके बाद यहां पर एक नोट और भी लिखा हुआ है, इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसको इसको एक्सप्लेन करने का नंबर अभी आगे आएगा। फिलहाल अभी जितना ये लिखा है उसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपको लगेगा अरे ये क्या लेवल है हमारे एग्जाम का, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला पूछ के ही चुप हो गया क्वेश्चन। कहता है वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग बेसिस मेथड। ध्यान रखना, डिविडेंड यील्ड मेथड हो या अर्निंग कैपेसिटी मेथड हो जो हम अभी करेंगे इसके बाद, दोनों ही अर्निंग बेसिस मेथड है। डिविडेंड भी अर्निंग से आया और अर्निंग तो अर्निंग से आई। मतलब जो हमारी मेन हेडिंग थी क्या थी, अर्निंग बेसिस मेथड। और अर्निंग बेसिस मेथड में दो मेथड हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो ये अर्निंग बेसिस मतलब जो ये ब्रॉड हेडिंग है उसकी बात कर रहा है। और अगर आप फॉर्मुलाज देखोगे तो अर्निंग बेसिस में वो डिविडेंड वाले फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आप देखो तीनों में ही जो तीन ऑप्शंस यहां पर गिवन है तीनों में ही डिविडेंड का जिक्र है। तो आप मुझे चेक करके बताइए कौन सा फॉर्मूला है। सर पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। बी और सी में तो देखो उसने नॉर्मल रेट को ही ऊपर रख दिया। अरे नॉर्मल रेट से तो हमें कैपिटलाइज करना होता है, तो इसको तो हम ऊपर नहीं रख सकते ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब मैं आपको ना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें हम वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करेंगे और हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा। आज तक अभी तक हमने जितना भी सीखा है आज वो सबका सब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से रिवाइज हो जाएगा। हमें यहां पर शेयर का वैल्यू कंप्यूट करना है। अब शेयर का वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, मुझे बताइए। सर वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला आपने लिखवाया था पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, देखो पेड अप वैल्यू पर शेयर तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, उसकी तो कोई इशू नहीं है।
नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के नाम से दे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से दे, या फिर कोई और नॉर्मल के आगे कुछ और वर्ड लगा दे। जैसे यहां पर आप देखोगे नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को ले लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। भाई यहां पे बोला है नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, मतलब जो शेयर होल्डर अपनी अर्निंग्स को एक्सपेक्ट करता है वो यहां पर लिखा हुआ है। भाई ये भी सोच सकते हो कि कंपनी जिस रेट से कमाई करेगी उसी रेट से शेयर होल्डर भी एक्सपेक्ट करेगा, मतलब हमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड लेना है, और हम इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट अलाउ करता है अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ना लिखकर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी लिखा होता फिर मैं नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को प्रेफर करता। ठीक, तो दो चीजों पर तो मुझे कभी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा। हमारा मेन मुद्दा क्या होगा, पहला जो उसका न्यूमरेटर है मतलब पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, उसको हमें मेन निकालना है। और रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड आएगा, उसको पेड अप शेयर कैपिटल से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आज की क्लास में हमने जो किया एक बार फटाफट रिवाइज करो। हमने सबसे पहला यही तो सीखा था कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कैसे निकलता है। पहले दो क्वेश्चन तो यही सिखाया था, उसके बाद फिर रेट ऑफ डिविडेंड निकालना सिखाया। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने से पहले आपको यह तो पता हो ना कि डिविडेंड का अमाउंट क्या होगा, और उसके लिए आपको पता ही कैसे शुरू करना था, एफएमपी से शुरू करना था और हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड तक पहुंचना था। यहां पर हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर बिफोर टैक्स दे रखा है, इसका मतलब टैक्स के रेट का यहां पर सिग्निफिकेंस है। आइए जरा हम पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं सारी। एक्सपेक्टेड पीबीटी कितना है, एक्सपेक्टेड पीबीटी हमें जो गिवन है 2,18,000। टैक्स का रेट 40% दे रखा है, जरा कंप्यूट करके बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 87,200। ये हमारा एक्सपेक्टेड पैट आ जाएगा, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 1,30,800। ठीक है, इसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस करो। है क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल? बिल्कुल है सर, 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 9% का डिविडेंड रेट है, तो 2 लाख रुपए का 9%। ये हमारा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बताओ जी कितना आता है। सर ये आ रहा है 1,12,800। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना। जनरल रिजर्व का ट्रांसफर हमें दे रखा है 20%। अब आप समझदार हो, ये 20% हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, पैट के ऊपर, ठीक है ना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी के ऊपर नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं 20% ऑफ पैट। $26,160 आ रहा है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कितना होगा, कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके बताना। $86,640 आ रहा होगा ना। अच्छा, अब हम यहां से पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं। बताइए जी, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आता है। पॉसिबल वर्ड परेशान कर रहा हो तो सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड सोचो, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आता है।
सर जितना डिविडेंड हम बांटना चाहते हैं डिवाइडेड बाय किस पर बांटना चाहते हैं, ये इक्विटी डिविडेंड है, तो इक्विटी डिविडेंड किस पर बांटते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पर, तो इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं अगर पूरा लिखूं तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 86,640। इस क्वेश्चन में चेक करिए हमारा पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है। सर पेड अप इक्विटी कैपिटल हमारा यहां पर 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख से डिवाइड कर दो, इंटू 100, ये आ रहा है 21.66%, है ना, 21.66%। और अब हम वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट कर सकते हैं। पॉसिबल फॉर्मूला हमने ऊपर लिखी रखा है ना, ये रहा फॉर्मूला लिखा था हमने ऊपर, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 21.66%। और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हम किसको मान लेंगे, इसी नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग को, बिकॉज यहां पर और कुछ नहीं दे रखा है। अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना, उसने नाम कुछ भी लिखा हो, तो हमें ये पता है कि ये परसेंट आपस में कट जाएगा, इसलिए आगे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये क्योंकि आपस में कट ही जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। हम पेड अप वैल्यू पर शेयर बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों 10 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में 10 रुपए होता है, पर हर क्वेश्चन में 10 रुपए हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में अगर इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आता है तो प्लीज जरूर चेक कीजिएगा कि एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है। वो 10 रुपए भी हो सकता है, 5 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, एकेडमिकली तो वो कुछ भी दे सकता है ना। यहां पर 8 रुपए दिया हुआ है, देखो। अब आप एक लॉजिकल सी बात मुझे बताइए, अगर मेरा शेयर वैसे 10 रुपए का है पर सामने वाले शेयर होल्डर ने मुझे दिए ही 8 रुपए हैं, मतलब या फिर ये भी कह सकते हो कि हमने 2 रुपए भी मंगवाए नहीं होंगे, 2 रुपए कॉल्ड अप ही नहीं, हमने अभी 8 ही मंगवाए हैं, शेयर होल्डर ने 8 रुपए ही दिए हैं, तो मैं डिविडेंड भी तो 8 रुपए भी दूंगा ना। तो डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, कभी भी कॉल्ड अप कैपिटल पूरी फेस वैल्यू पे। अब वैसे तो देखो फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू बराबर होती है, कंपनी वन शॉट में सारे मंगवा लेती है, और ज्यादातर क्वेश्चन में अगर मान लो वन शॉट में सारे नहीं भी मंगवाए होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि शेयर फुल्ली पेड अप होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में शेयर फुल्ली पेड अप दे रखा होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। इस क्वेश्चन में हमारा शेयर 10 रुपए का है लेकिन पेड अप कितने रुपए हैं, 8 रुपए। तो अगर मैंने शेयर होल्डर से लिए ही 8 रुपए हैं एक शेयर के, तो डिविडेंड भी तो 8 रुपए भी दूंगा। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर हमें पेड अप वैल्यू 8 रुपए दे रखी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप 10 लिख कर ऐसे काट देना, ऐसे 8 रुपए लिखना और ऐसे हाईलाइट भी कर लेना। अब बताओ कितना आ रहा है, 11.552। क्या ऑप्शंस में है, हाँ जी है, बी इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद मैं कह सकता हूं कि हमने डिविडेंड यील्ड मेथड ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, और अगली क्लास में जो इस पर मुझे कुछ एक दो बातें और करनी है वो हम करके फिर जो बचे हुए मॉडल्स हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।